मैंने अवंतिका से कहा, अभी रात के 9 बज रहे हैं, आप सो जाइए। मैं रात के 1 बजे तक आता हूँ, फिर आपको पढ़कर सुना दूंगा। अब खुश? अवंतिका मुस्कुरा उठी। मैं घर आ गया। जब घर पहुंचा तो भावना जज साहब से पढ़ रही थी। मुझे देखते ही भावना ने कहा, उसने खा लिया खाना? मैंने भावना से कहा, मैं खाना रखकर चला आया था, उन्होंने कहा वे खा लेंगी। भावना जब अपने कमरे में चली गई तो जज साहब और कमिश्नर साहब आपस में बातें कर रहे थे। मैंने हिम्मत करके जज साहब से कहा, चाचा जी, मुझे लॉ की कुछ किताबें चाहिए आपकी लाइब्रेरी से, पढ़कर वापस रख दूंगा। जज साहब ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगे, जब पढ़ने को कहा था तब पढ़ाई नहीं की, जाओ ले लो, पढ़कर उसी जगह रखना जहां से निकालो। मैं जी कहकर किताब लेकर रोहित के कमरे में आ गया। मुझे लॉ की किताबों में सिर खपाता देखकर रोहित कहने लगा, ये सब क्या है? मैंने उससे कहा, अवंतिका को पढ़ाने को कहा है तो पढ़ रहा हूं। रोहित मुझे देखते हुए कहने लगा, और पढ़ाओगे कब? मैंने उससे कहा, रात को। रोहित बोला, पागल हो गए हो, घर पर किसी को पता चल गया तो? मैंने रोहित से कहा, इसलिए तो तेरे कमरे में हूं, बाइक की चाबी दे और मैं इस दूसरे दरवाजे से चुपचाप चला जाऊंगा, सुबह सबके जागने से पहले आ जाऊंगा। रोहित ने कहा, अगर किसी को पता चल गया तो? मैंने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, संभाल लेना भाई, उसका साल खराब हो जाएगा नहीं तो। रात को सबके सोने के बाद मैं दबे पांव रोहित के कमरे से निकलकर घर से बाहर बहुत धीरे से बाइक निकालकर ले गया। बंगले के बाहर मैं बहुत दूर तक बाइक को घसीटता हुआ ले गया, फिर बाइक चालू की, घर और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। मैं जब अवंतिका के कमरे में पहुंचा तो वो सो रही थी। मैंने कमरे की लाइट जलाई तो मुस्कुराते हुए जाग गई। मैं उन्हें पढ़कर सुनाने लगा। एक बार नर्स ने आकर मुझे डांट लगाई, ये कहकर कि मैं उन्हें आराम करने दूं, और लाइट बंद करके चली गई। मैं अवंतिका के बिस्तर के पास वाले सोफे पर लेट गया और नर्स के जाने के 5 मिनट बाद अवंतिका से कहने लगा, अगर आप सही समझें तो मैं दरवाजा लगाकर आपको मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में पढ़कर सुना सकता हूँ। मैं उन्हें पढ़कर सुनाने लगा। रवि रात को जब एक बार अवंतिका को देखने आया तो मेरी आवाज सुनकर बाहर ही रुक गया। थोड़ी देर तक वो अंधेरे में मुझे पढ़ाता सुनता रहा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और लाइट जला दी। मैंने और अवंतिका, हम दोनों ने ही चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। रवि आकर जब अवंतिका का चेकअप कर रहा था तो धीरे से अवंतिका ने अपनी एक आंख खोली तो रवि ने उनके कान पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम सो नहीं रही थी और आप भी उठ जाइए। कहते हुए जैसे ही मेरी ओर पलटा तो मैं भी मुस्कुरा रहा था। रवि ने हम दोनों से कहा, तुम लोग नहीं मानोगे। मैंने रवि से कहा, परसों पेपर है, मैं बस पढ़कर सुनाता जा रहा हूँ। ठीक है, पर उसे आराम भी करने देना, ज्यादा देर तक नहीं जगाना। इतना कहकर रवि चला गया। नर्स ने आकर बोतल बदली, इंजेक्शन लगाया। उसके बाद मैं अवंतिका के सिरहाने बैठ गया और उन्हें पढ़कर सुनाता जा रहा था। सुबह के 4 बजे के करीब अवंतिका की नींद लग गई। मैं भी उनके हाथ के पास सिर धरे सो गया। सुबह जब रवि आया तो मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, कमिश्नर साहब जब घर से निकाल देंगे तब भी मानोगे? मैंने एक घड़ी देखी और रवि से कहने लगा, मैं भागता हूँ, अवंतिका से कहना आराम करेंगी, मैं कोचिंग के बाद उनका पूरा रिवीजन करवा दूंगा। मैं भागता हुआ घर पहुंचा। घर के बाहर बाइक बंद कर धीरे से गेट खोलकर रोहित के बाजू में सो गया। सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो मैं सो रहा था। जज साहब ने जब रोहित से मेरे बारे में पूछा तो वो कहने लगा, रात भर पढ़ रहा था, कोचिंग में पढ़ाना है इसलिए।
11 बजे के करीब घर से खाना खाकर मैं कोचिंग भागा। वहां से निकलकर अवंतिका को पढ़ा रहा था। शाम को भावना जब उनसे मिलने आई तो मुझे वहां बैठा देखकर कहने लगी, भैया आप यहाँ? मैं फंस गया तो कहने लगा, रवि से मिलने आया था तो सोचा अवंतिका की तबीयत भी देखता चलूं। भावना अवंतिका से कहने लगी, कल पीयूष भैया हम दोनों को कॉलेज छोड़ देंगे, पेपर देकर मेरे साथ ही वापस आ जाना। अवंतिका ने उसे घर जाकर पढ़ाई करने को कहा। मैं भावना को लेकर घर जाने लगा तो मैंने अवंतिका को रात में आने का इशारा किया। रात को मैं एक बार फिर छुपकर हॉस्पिटल पहुंच गया। अवंतिका रवि से कह रही थी कि हमारे बाएं हाथ में बोतल चढ़ा दीजिए, नहीं तो कल लिख नहीं पाएंगे। उनके दाएं हाथ में सूजन के साथ साथ दर्द भी था। रवि ने ट्यूब लिख दी। मैं उनके हाथ में दवा लगाकर बर्फ से सिकाई करते हुए उन्हें कानून की धाराएं और केस स्टडीज पढ़कर सुनाता जा रहा था। रवि वहीं सोफे पर लेटा हम दोनों को देख रहा था। सुबह के 5 बजे रवि ने मुझसे कहा, अब उसे थोड़ी देर सो लेने दो और तुम घर जाओ, सुबह 10 बजे से पेपर है उसका। मैं घर आ गया। सुबह थोड़ी देर सोने के बाद जब उठा तो भावना कहने लगी, भैया जाकर अवंतिका को ले आओ, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो अवंतिका तैयार हो गई थी। मैंने अपना पेन उन्हें दे दिया, ये कहते हुए कि इसी से लिखिएगा। अवंतिका आईने के सामने खड़े होकर बाल बांधने की कोशिश कर रही थी, पर हाथ में सूजन की वजह से कंघी नहीं पकड़ पा रही थी। मैंने जब उन्हें तकलीफ में देखा तो उनसे बैठने को कहा और उनके हाथ से कंघा लेकर खुद ही कोशिश करने लगा। मेरी खराब किस्मत, जब मैं उनकी कंघी करने की कोशिश कर रहा था तभी रवि की दीदी और उसके पापा राउंड पर आ गए। दीदी ने मुझे देख कुछ कहा नहीं, बस कुटिल मुस्कान दे रही थी। उन्होंने अवंतिका को देखकर कहा, अच्छे से पेपर देना, और उसके हाथ देखते हुए बोली, चलो सूजन थोड़ी तो कम हो गई है, रात भर सिकाई हुई है मतलब। कहते हुए उन्होंने मुझे देखा। मैं अपना सिर झुकाए खड़ा था। मैंने दीदी की ओर देखते हुए इशारा किया, बाल बांधते नहीं आ रहे। दीदी ने मेरे हाथ से कंघा लेकर उनके बाल बांधे। किसी तरह उन्हें पकड़कर मैंने गाड़ी में बिठाया और भावना को लेकर मैं कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज में सभी अवंतिका की ऐसी हालत देखकर हैरान थे। दोनों को कॉलेज छोड़कर मैं कोचिंग आ गया। अपनी क्लास जल्दी खत्म कर मैं वापस उनके कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज पहुंचकर मैंने अवंतिका को क्लास से जब निकलते देखा तो भागकर उनके पास पहुंच गया। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा पेपर अच्छा गया है। अवंतिका ने मुझसे कहा, हमें हॉस्टल से कुछ नोट्स और कपड़े लाने हैं, हम ले आएं? उन्हें संभालते हुए मैं भी साथ चल दिया। रास्ते में उनके क्लासमेट रंजीत ने हम दोनों को साथ देख लिया था। हम लोग जब तक लौटकर आए तो उसने अवंतिका की पूरी क्लास को समेट लिया था, ये कहते हुए कि तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे ना उस दिन, आज तुम लोगों को उस लड़के को दिखाता हूँ जिसके साथ अवंतिका घूमती है। उसने जैसे ही मुझे अपने बाकी के साथियों को दिखाया तो भावना कहने लगी, पागल हो तुम सब, वो मेरे भैया हैं। भावना के इतना कहने और ये जानकर कि मैं कमिश्नर साहब का बेटा हूँ, सब चुप हो गए। मैंने अवंतिका को गाड़ी की पिछली सीट में बिठाया और भावना से कहने लगा चलने के लिए। भावना मेरा हाथ पकड़कर अपने दोस्तों के पास ले गई और मुझसे बोली, भैया ये लोग कह रहे हैं कि अवंतिका तुम्हारे साथ घूमती है गाड़ी में। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, उनकी तबीयत खराब है और उसके बाद भी तुम्हारे दोस्त ऐसी बातें करते हैं। मैं रंजीत की ओर पलटते हुए बोला, अगर तुमने अब उसे या उसके बारे में एक भी बात गलत कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर मैं भावना को घर छोड़कर अवंतिका को वापस हॉस्पिटल ले गया। उसे एडमिट करा, बोतल चढ़वाकर
मैं जब घर के लिए निकलने लगा तो अवंतिका ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आपको तो हम धन्यवाद भी नहीं कह सकते। मैंने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, उसकी जरूरत भी नहीं है, आज बस आराम कर लीजिए, मैं रात को आता हूँ। मैं घर चला आया। शाम को जब हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा उनके हाथ में बहुत सूजन थी। मैं ट्यूब लेकर मालिश करने लगा, फिर बर्फ से सिकाई कर रहा था। अवंतिका सो गई थी। रवि और पूजा दीदी आ गए। मुझे इस तरह सिकाई करता देख दीदी रवि से कहने लगी, ये प्यार की बीमारी पीलिया से ज्यादा खतरनाक होती है। मैंने दीदी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है दीदी जैसा आप समझ रही हैं। अवंतिका अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं ही आकर उन्हें देख लेता हूँ। दीदी उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हुए मेरी ओर पलटी और कहने लगी, बेटा झूठ और किसी से बोलना, तुम्हारी शक्ल सब बता देती है। मैंने हिम्मत कर दीदी से कहा, इनके हाथ में कितनी सूजन है, बहुत दर्द हो रहा होगा, क्या ये जल्दी ठीक नहीं हो सकती? दीदी ने कहा, हम सब कोशिश कर रहे हैं ना, वैसे भी पीलिया से शरीर बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाता। दीदी ने मुझसे अवंतिका के पेपर का पूछा तो मैंने कहा, अच्छा तो कह रही थी। दीदी ने मुझसे कहा, नाम क्या है? मैंने धीरे से कहा, अवंतिका, अवंतिका सिंह चौहान। दीदी ने घूरते हुए कहा, ठाकुर है और तुम ब्राह्मण, बहुत सही जा रहे हो बेटा। मैंने जैसे ही कहा, भावना की सहेली है। दीदी ने हंसते हुए कहा, बहुत सुंदर, आगे क्या होगा सोचा है तुमने, जब घर पर सबको पता चलेगा तो? मैंने कहा, पता नहीं दीदी, अभी तो मैं खुद भी नहीं जानता कि क्या सही है और क्या नहीं, बस ये जल्दी से ठीक हो जाएं, इन्हें तकलीफ में नहीं देख पाता मैं। दीदी मुस्कुराते हुए चली गईं। मैं भी घर आकर सो गया। अगली सुबह अवंतिका ने मेरे मोबाइल से अपनी माँ को फोन किया तो उन्हें पता चला कि उनकी माँ साहब नाना जी के यहाँ गई हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अवंतिका ने अपनी माँ से कहा, आप हमारी चिंता ना करें, हम पेपर देकर इंदौर आ जाएंगे। मैं अवंतिका को हर पेपर के पहले पढ़कर सुना देता और उन्हें पेपर दिलाने ले जाता। अवंतिका धीरे धीरे ठीक हो रही थी। आखिरी पेपर में अब खुद पढ़ने लगी थी। जब भी रवि या पूजा दीदी उन्हें देख लेते पढ़ते तो किताब छुपाकर सो जाती। आखिरी पेपर देकर वो वापस हॉस्पिटल आ गई थी। रात को भावना और रोहित वहीं बैठे थे। मुझे पहले ही रवि ने बता दिया था कि कल अवंतिका को डिस्चार्ज कर देंगे। जाते ही मैं रोहित से कहने लगा, कल इंदौर जाना पड़ेगा यार, कुछ किताबें और नोट्स लाने हैं कोचिंग के लिए। रोहित ने थोड़ी हैरानी से मेरी ओर देखा। तभी पूजा दीदी कहने लगी, कल तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे अवंतिका, अब हॉस्टल में अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना। अवंतिका उनसे कहने लगी, कल हम इंदौर जा सकते हैं, हमारी छुट्टियां लग गई हैं। रवि ने उनसे कहा, हाँ जा तो सकती हो, पर तुम्हें थकान से बहुत बचना होगा। भावना मुझसे कहने लगी, एक काम करो पीयूष भैया, आप जब इंदौर जा ही रहे हो तो अवंतिका को अपने साथ ही कार में ले जाओ। मैंने उससे कहा, ठीक है मैं ले जाऊंगा, अगर अवंतिका को कोई परेशानी ना हो तो। अवंतिका कुछ कहती कि उससे पहले ही भावना ने अपना निर्णय उसे सुना दिया कि उसे मेरे साथ ही जाना होगा। इतना कहकर भावना चली गई। उसके जाते ही अवंतिका ने कहा, आपने झूठ क्यों कहा, हम चले जाएंगे, आपको इतना दूर आने की जरूरत नहीं है हमारे साथ। मैंने उनसे कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी वजह से जा रहा हूं? मुझे सच में काम है इंदौर में, विश्वास ना हो तो रोहित से पूछ लो। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए रोहित की ओर देखा तो उसने अपने कंधे उचका दिए। मैंने अवंतिका से कहा, ठीक है बाबा, भोपाल से इंदौर तक का किराया 120 रुपए होता है, आप मुझे किराया दे दीजिएगा, अब ठीक है? पूजा दीदी ने हैरानी से हम दोनों को देखा तो अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब ठीक है। दीदी और रवि के साथ
मैं जब बिल भरने जा रहा था तो अवंतिका ने रवि से कहा, डॉक्टर साहब, बिल कम बनवाने की जरूरत नहीं है, हमें अंदाजा है कि बिल कितना बनेगा। रवि ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुमसे तो दुगना बिल लूंगा। बाहर निकलकर जब मैं पेमेंट कर रहा था तो पूजा दीदी ने मुझे और रवि को कैबिन में बुलाया। कैबिन के अंदर जैसे ही हम पहुंचे तो दीदी कहने लगी, पीयूष, बुरा मत मानना, पर तुमने उसका इतना ध्यान रखा, अब उसका बिल भी तुम ही भर रहे हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं भर रहा दीदी। दीदी ने कहा, तो फिर ये क्या है? मैंने दीदी को चेन दिखाते हुए कहा, अवंतिका के पापा नहीं हैं। वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मुझसे भी पैसे नहीं लेने थे उन्हें, तो अपनी चेन उन्होंने मुझे दे दी। दीदी ने हैरानी से मुझे देखा तो रवि कहने लगा, वो बहुत स्वाभिमानी है दीदी, इसके साथ इंदौर भी तब भी जाएंगी जब ये उससे किराया लेगा। दीदी ने मेरी ओर देखा और कहने लगी, पर पीयूष, तुम्हारे परिवार में सब अपना लेंगे उसे। मैंने कहा, पता नहीं दीदी, वो बहुत अच्छी है, कल बस में जाएगी तो परेशान हो जाएगी, इसीलिए सोच रहा हूं कि मैं ही छोड़ाऊं। इतना कहकर मैं वहां से वापस अवंतिका के पास से रोहित को लेकर घर आ गया। रात को खाना खाते समय मैंने घर पर सबसे कहा, कल कोचिंग के काम से इंदौर जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।